और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून में बीजेपी नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर हो रही छापेमारी की। तो कल से छापेमारी चल रही है। कल सुबह 8 बजे से आयकर विभाग ने टीम ने यहां पर छापेमारी शुरू की थी और उनके 7 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। तो आज खबर मिल रही है कि टीम को भारी संख्या में कैश मिला है। कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसका सही जवाब नहीं दे पाए हैं। और आपको बता दें कि अनिल गोयल को इनकम टैक्स की सर्विलांस टीम ने ट्रेस किया और देर रात गोयल को देहरादून स्थित उनके घर लाया गया। फिलहाल अनिल गोयल से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि अनिल गोयल का बीजेपी के साथ ही आरएसएस में भी अच्छा खासा दखल है और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के अनिल गोयल काफी करीबी हैं। भाजपा के नेता और बड़े कारोबारी अनिल गोयल के यहाँ आईटी विभाग की लगातार रेड चल रही है और लगातार उनके 7 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग के लगातार रेड चल रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इस वक्त अगर बात करें हम उनके घर पे मौजूद हैं और अनिल गोयल इस वक्त घर में ही मौजूद है। उनको आईटी की टीम ने दिल्ली से सर्विलांस पर लगाकर उनको यहाँ पर लाई है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और उनसे हर वो कागज यानी हर वो दस्तावेज वो तमाम जो ये सूत्र बता रहे हैं कि भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ उसकी जानकारी ली जा रही है और तमाम जो उनके कारोबार है या फिर जमीन जायदाद है उनके कारोबारों के तमाम एक एक चीज की बारीकी से उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अनिल गोयल अपने घर में ही एक तरह से नजरबंद है। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की सांसें अटक गई हैं। राज्य के कई ऐसे हिस्से हैं जहां बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है और खासतौर पर मैदानी इलाकों की बात करें, हरिद्वार संसदीय सीट की बात करें तो यहां बीएसपी के वोटर, बीएसपी के समर्थक परिणाम को बदलने का मादा रखते हैं। तो कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि शायद बीएसपी का साथ उसे हरिद्वार में मिल जाएगा। यहां से चुनाव लड़ने की सोच रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, दलित इस बार कांग्रेस के साथ आएगा। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के साथ आने से उत्तराखंड में भी सुगबुगाहट है। यूपी से इतर उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी सिर्फ कुछ पॉकेट्स तक ही सीमित है, जबकि बीएसपी 2 जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मजबूत है। 2017 विधानसभा चुनाव में जरूर बीएसपी का वोट प्रतिशत लुढ़का था, लेकिन इससे पहले के चुनाव में बीएसपी को औसतन 15% वोट मिलता रहा है। यूपी में गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में भी गठबंधन चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आला नेताओं को करना है। मैं समझता हूं कि हमने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दी है और इस संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मिल करके जो भी निर्णय लेंगे वो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर उसे फॉलो कराएंगे। ये हमारी आदरणीय बहन जी का नेता का हमारी फैसला होगा, वो ये नेता जो हमारी चाहेंगे वो होगा। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस बीएसपी का साथ मिलने की उम्मीद कर रही है। हरिद्वार के पूर्व सांसद और दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हरीश रावत बीएसपी पर अभी भी सॉफ्ट हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हरिद्वार संसदीय सीट पर करीब 3 लाख मुस्लिम और 2.25 लाख दलित वोटर हैं। उत्तराखंड के अंदर पहले ही लौटने का मन बना चुका है। आप देखिएगा इस बार हमको दलित वोट जो है हरिद्वार के नारसन से लेकर के उत्तरकाशी तक और मुनस्यारी तक पर्याप्त बहुत अच्छी संख्या में हम पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि पार्टी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, यूपी में जो भी हो, लेकिन उत्तराखंड में बीएसपी का साथ कम से कम हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को मिलेगा, तभी बात बनेगी। मनोज जुयाल और किशोर रावत के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। बहरहाल सियासी गठजोड़ के बीच हरीश रावत की अपनी पार्टी चल रही है। देहरादून में आज एक बार फिर पहाड़ी व्यंजनों की पार्टी दी हरीश रावत में, जिसमें खिचड़ी और मशरूम परोसा गया। इस दावत को लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। तो तरह तरह के कभी पहाड़ी फल, कभी पहाड़ी व्यंजनों की पार्टी हरीश रावत लगातार दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उनका गुट हालांकि पूरी तरह इन दावतों से दूर है। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर कांग्रेस की आशा टम्टा ने टिकट की दावेदारी की है। प्रदेश कांग्रेस सचिव आशा टम्टा का कहना है कि पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा राज्यसभा सांसद हैं, लिहाजा वही यहां सबसे ज्यादा अच्छी प्रत्याशी साबित होंगी। पिछली बार मुझे कंसीडर नहीं किया गया था। 2014 में भी मैंने बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनी दावेदारी की थी। तो इस वक्त मुझे पूरा यकीन है कि शीर्ष नेतृत्व और जो यहाँ का लोकल नेतृत्व है मेरे नाम पर जरूर विचार करेगा।
राज्य में ऑल वेदर रोड निर्माण में कार्यदायी संस्थाएं पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कर रही है और स्थिति यह हो गई है कि इन संस्थाओं को ना तो पर्यावरण के नियमों का ख्याल है, ना ही प्रशासन का कोई डर है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर रोड पर आप अगर देखेंगे तो मलबे को नदी में इस कदर डाला जा रहा है कि नदी की धारा ही बदलने लगी है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे सरेआम ऑल वेदर रोड का मलबा सरयू नदी में डाला जा रहा है। पिथौरागढ़ और चंपावत को बांटने वाली सरयू के दोनों ओर कार्यदायी संस्थाओं ने हजारों टन मलबे से बांट दिया है। आलम यह है कि कई जगहों पर सरयू का प्रवाह तक थम गया है। हैरानी की बात ये भी है कि ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। हर रोज प्रशासनिक अधिकारी इसी रूट से आते जाते हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। कि सारा मलबा बेतरतीब तरीके से नदियों के ऊपर डाला जा रहा है और बिना किसी वैज्ञानिक तरीके से फेंका जा रहा है। तो आने वाले समय में नदियों को उथला करेगा और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और पर्वतीय क्षेत्रों में भयंकर भूस्खलन का कारण बनेगा। कहने को तो 150 किलोमीटर में बन रही ऑल वेदर रोड में डंपिंग जोन भी बनाए गए हैं, लेकिन मुनाफे की असीम चाहत मलबे को डंपिंग जोन तक पहुँचने ही नहीं देती। हालात इस कदर खराब हैं कि 150 किलोमीटर का पूरा एरिया मलबे से पट गया है। पर्यावरण के साथ हो रहे इस खिलवाड़ से सरयू नदी तो खासी प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ जंगलों की जैव विविधता भी तहस नहस हो रही है। ऑल वेदर रोड में जो कंपनी कार्य कर रही है, इसके एक हम लोगों ने रिव्यू बैठक भी किया हुआ है। इसमें माननीय आयुक्त महोदय ने भी इसको रिव्यू किया हुआ है। जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही है उसके समीक्षा के लिए हमने दोबारा से बैठक कॉल करने के लिए हमको निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें संबंधित कंपनी के जो निर्माण दायी एजेंसी है। चार धाम यात्रा मार्ग में बन रही ऑल वेदर रोड में पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर एनजीटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी दस्तक दे चुका है, लेकिन पांचवें धाम कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की सुध किसी को नहीं है। हालात यूं ही रहे तो तय है कि बेतरतीब तरीके से फेंका गया लाखों टन मलबा भविष्य में भारी तबाही की वजह बनेगा, जिसका खामियाजा पर्यावरण के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भुगतना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मसूरी के सुवाखोली के पीपीसीएल के पास एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग इस पूरे हादसे में घायल भी हुए हैं, तो जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जैसे ही हादसे की खबर मिली, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकालकर मसूरी के अस्पताल में भर्ती कराया है, तो उसके बाद उसे हालांकि हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। और पौड़ी से है अगली खबर। यहां कोटद्वार मासो रोड पर यूटिलिटी वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें चालक की जान चली गई। कोटद्वार से भवन निर्माण सामग्री लेकर ये ट्रक पाबो जा रहा था और पाबो ब्लॉक के कोटा गांव का निवासी था मृतक। झगरबो के नजदीक उसका नियंत्रण खो गया, जिससे हादसे का शिकार हो गया। उधम सिंह नगर के पंतनगर में अवैध खनन में वर्चस्व को लेकर खनन माफिया के गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसकी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे यहां पर तलवार चल रही थी, असलहे चल रहे थे। और इस मामले में इस खबर में संज्ञान लिया गया है और अब जांच के आदेश दिए हैं। तो इस वीडियो की जांच करा के कार्रवाई की बात की जा रही है। तो तस्वीरें जो हमने दिखाई थी, इसमें माफिया बंदूक और तलवार से एक दूसरे के आमने सामने थे, लग्जरी गाड़ियों को तहस नहस कर रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ऐसी सूचना मिल रही है कि कोई वीडियो पंतनगर क्षेत्र का आया है सामने। इसमें अभी तक इसकी प्रामाणिकता किसके द्वारा बनाया गया है, क्या है, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके लिए जो हम कंसर्न सर्कल ऑफिसर है उसको निर्देशित कर रहे हैं कि उसकी जांच कर ले। अगर इसमें कोई एविडेंशियरी कोई वैल्यू इसमें है तो इसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करें। नैनीताल गोलीकांड में घायल रोहित तिवारी की अस्पताल में जान मौत हो गई है। मंगलवार की रात चाटन लॉज के पास संदीप और अंकुर नाम के 2 लोगों ने रोहित को गोली मारी थी, जिसके बाद रोहित को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैसे के अभाव में रोहित का परिवार उसे वापस नैनीताल ले आया और बीडी पांडे जिला अस्पताल में ही उसका इलाज चल रहा था, जहां आज रोहित ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने इस वारदात के दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। उनकी गरीबी स्थिति के कारण जो है उसको यहाँ बीडी पांडे हॉस्पिटल लिया, उसके परिवार वाले यहाँ उनको दाखिल किया गया, जहाँ उसकी आज मृत्यु हो गई है। टिहरी से खबर है, यहाँ एक घर में गुलदार घुस गया। वन विभाग की टीम को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पिंजड़े में कैद कर लिया गया और उसके बाद उसे जंगल छोड़ा गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लामबंद क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां देर रात ये गुलदार एक घर में दाखिल हो गया था।
देहरादून में विधिक माप विज्ञान विभाग की छापेमारी में चीनी मिलों की धोखाधड़ी सामने आई है। इस दौरान बहुत सारी गड़बड़ी मिली है। तौलाई के समय कांटे में हेरफेर कर यहां गन्ना किसानों को धोखा दिया जा रहा था। सॉफ्टवेयर में हेरफेर और तौलाई में कम बाट रखकर किसानों से ज्यादा गन्ना लिया जा रहा था। डोईवाला शुगर मिल में 5 टन क्षमता का तौल कांटा जो कि 50 किलो का था उसे 30 किलो दिखाया गया और तो और मिल बगैर सत्यापन के ही चल रही थी। ऐसी अनियमितता हर्रावाला में भी पाई गई है। किसानों का कहना है कि यही वो तमाम वजह है जिसके चलते अब वो धीरे धीरे गन्ने की खेती करना ही छोड़ रहे हैं। जबकि हमारा गन्ना 314 बीघा गन्ना है। अब जब हम यहाँ से गन्ना ले जाते हैं तो वहाँ पे अगर 95 कुंटल से ऊपर हो गया तो उतार देते हैं, तो फिर वो गन्ना वापस आता है, फिर सूखता है। इसलिए हमारे बहुत नुकसान है। नंबर 2 से बात कांटे वाले जो सेंटर में जा रहा है जो गन्ना, वहाँ बहुत नुकसान है। वहाँ क्योंकि उन्होंने कांटे फिक्स करे रहते हैं। जो कांटे फिक्स रहते अगर 50 कुंटल गन्ना दे देते तो 40 कुंटल दिखा रहे हो। इस तरह से हमें बहुत नुकसान है किसानों को। आगे हम इस तरह से खेती कैसे करेंगे। अल्मोड़ा मृग विहार के अंदर भी खनन माफिया सक्रिय है। मृग विहार के अंदर जमकर पत्थर निकाले जा रहे हैं और निर्माण कार्य इनसे हो रहा है और कुछ तस्करों को बेचे जा रहे हैं। स्थानीय लोग वन विभाग पर खनन माफिया के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। वही रेंज अधिकारी खनन को चेक डैम बनाने के लिए जरूरी बता रहे हैं। वन विभाग के बिना मिली भगत से कुछ हो नहीं सकता है इस टाइप का, इसलिए वन विभाग ने यहाँ जैसे ऊपर मृग विहार में वो खनन माफियाओं के से मिलके मतलब वहाँ पे खनन किया जा रहा है। नहीं पत्थर तो नहीं निकाले, वहाँ पर हम चेक डैम वगैरह बना रहे हैं। इरोजन हो जाता है तो उसके कटाव की संभावना रहती है, उसको रोकने के लिए हम पत्थर के वहाँ पर चेक डैम बनवा रहे हैं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, बरसात में नाले की संभावना रहती है तो उसे वहाँ नीचे चेक डैम बनाएंगे तो इरोजन रुक जाएगा। अल्मोड़ा वन विभाग अब वनों की सुरक्षा के साथ खनन माफियाओं के साथ भी शामिल है। यह उदाहरण है मृग विहार के अंदर जहां सामने मेरे खनन हो रहा है, लेकिन अधिकारी मौन साधे हुए हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। आज के दौर में जहां शिक्षा महज कमाई का जरिया बनकर रह गई है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के ही क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहे हैं। कोटद्वार के ढोटियाल गांव के एक रिटायर्ड फौजी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। कोटद्वार से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर बसे ढोटियाल गांव से लगातार पलायन हो रहा था और इसी को रोकने के लिए रिटायर्ड फौजी मनोज नेगी ने एक बड़ा कदम उठाया और गांव में ही स्थानीय लोगों की मदद से एक मॉडर्न स्कूल स्थापित कर दिया। आज यहां मुफ्त में बच्चों को उम्दा तालीम दी जा रही है। मतलब बहुत बढ़िया चल रही है पढ़ाई, मतलब बहुत अच्छी चल रही है और जो मतलब टीचरों का शासन है बच्चों का वो बहुत बढ़िया है। तो फीस भी नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ फीस, पर पढ़ाई इतनी जोर की है। अब ये तो परमात्मा जाने, वो टीचर जाने। बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शहर जाने वाले लोग अब गांव में ही बच्चों को मॉडर्न स्कूल में पढ़ाने लगे हैं। मनोज नेगी की इस मुहिम से अब कई लोग भी जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में रहने वाले स्थानीय लोग भी अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। 7 बच्चों से शुरू हुआ स्कूल का कारवां अब 51 बच्चों तक पहुँच गया है। यहाँ पे जो जब हमने देखा कि शिक्षा का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा, मतलब शिक्षा अच्छी तरह से नहीं मिल रही बच्चों को और इसके कारण ज़्यादातर लोग यहाँ पे पलायन होते जा रहे हैं। हमने देखा हमारे क्षेत्र से काफ़ी लोग निकलते जा रहे हैं। जैसे ही बच्चा 3 साल का हो रहा है वो यहाँ से निकलता जा रहा है। तो इस हिसाब से हमने भी यही सोचा कि यहाँ तो गाँव के गाँव खाली हो जाएंगे, फिर ये स्टेप बढ़ाया हमने कि इसको जो है किया जाए। मनोज नेगी ने अकेले वो कर दिखाया जो सरकारें पूरे लाव लश्कर के साथ भी नहीं कर पाई। इस पहल से ये भी साफ है कि गाँव में ही बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो कोई भी गांव खाली नहीं होगा और हमारा पहाड़ हमेशा आबाद रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। वही प्रकृति की मार झेल रहे चमोली जिले के 74 गांव विस्थापन की राह तक रहे हैं। आपदा से प्रभावित जिले के 81 गांव में से महज अब तक 7 गांवों का ही विस्थापन हो पाया है। बारिश हो या फिर ठंड, हर मौसम में प्रकृति की मार इन गांवों पर पड़ती है। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है और जैसे ही स्वीकृति मिलती है विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। के साथ ही हम इसका लगातार सर्वे भी करा रहे हैं और जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, अभी इधर हाल ही में 3-4 के हमारे पास रिपोर्ट्स आ गए हैं, उसको हमने शासन में भेज दिया है। तो जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति आ जाती है हम तुरंत उसको ऑनलाइन कर देंगे। जल्दी में मतलब हम खुद भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस गाँव का विस्थापन हो जाए क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा संवेदनशील। बागेश्वर के होनहार सद्भव रौतेला शतरंज की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। सद्भव अंडर 19 में एशिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फिडे की ओर से जारी ताजा सूची में सद्भव ने 1800 रेटिंग अंक हासिल किए हैं।
बागेश्वर के त्यूंडरा गांव के रहने वाले सद्भव और उनके बड़े भाई सक्षम रौतेला बचपन से ही शतरंज के शौकीन रहे हैं। सद्भव के बड़े भाई सक्षम शतरंज में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उनके वर्तमान में 2123 रेटिंग अंक हैं। तो एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने के बाद सद्भव के पिता काफी खुश हैं। अभी हमारा रूम एक दिल्ली में ले रखे। आज हमें सारे परिवार को बहुत खुशी और बड़ा गर्व का महसूस हो रहा है। मेरा छोटा बेटा सद्भव रौतेला एशिया में नंबर 1 रैंक का 1800 इंटरनेशनल रेटिंग पाके नंबर 1 रैंक का आया हुआ है और हमें और परिवार को बहुत खुशी का माहौल मिल रहा है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में मरोज पर्व की धूम के साथ ही गाड़ियों में ओवरलोडिंग भी काफी तेज हो गई है और स्थिति यह है कि 7 से 9 सवारियों वाले यूटिलिटी वाहनों में 30 से 40 लोग बिठाए जा रहे हैं। और ये कैसे बिठाए जा रहे हैं आप देख सकते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे अगर इस रूट की बात करें तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ बसों की संख्या इतनी कम है कि निजी वाहनों में लोग इसी तरह ठूस कर जाने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी के मांडू जसपुर के ग्रामीणों ने जिला पंचायत के नए परिसीमन का विरोध किया है और जिलाधिकारी के पास जाकर शिकायत की है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो फिर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जिला प्रशासन के अड़ियल रूप के कारण हमको जबरदस्ती 40 किलोमीटर दूर जिसका हमारे साथ कोई भी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कोई भी संबंध नहीं है, विपरीत माहौल, विपरीत स्थिति में है, उन साथ जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। उत्तरकाशी में मौसम की मार और ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल का असर अब यहाँ सेब उत्पादन में नजर आ रहा है। पिछले 7 साल की अगर हम तुलना करें तो सेब का उत्पादन काफी कम हो गया है। सेब का उत्पादन बारिश और बर्फबारी पर निर्भर होता है। उत्तराखंड के कई इलाके उत्तरकाशी, हर्षिल, नौगांव में सेब की पैदावार अच्छी होती है, लेकिन पिछले 7 सालों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने से तेजी के साथ यहां सेब के उत्पादन में गिरावट आई है। लगातार घट रहे सेब उत्पादन पर जानकार भी चिंता जता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जानकारी का अभाव और सरकारी बजट का सही इस्तेमाल नहीं होना इसकी एक बड़ी वजह है। वो है कीटनाशकों का बहुत ज्यादा अंधाधुंध प्रयोग, रासायनिक खादों का, उसका कीटनाशकों का प्रयोग जो है उसे जो है परागण वाले में जो सहायक है, मधुमक्खियाँ, कीट पतंगे, वो सब मर जाते हैं। एक वो भी कारण है। तो ये तमाम कारण है, जानकारी का अभाव और जो है सरकारी बजट का ढंग से इस्तेमाल न होना इसका गिरावट का कारण है। काश्तकार भी मानते हैं कि उनके पास कीटनाशक के इस्तेमाल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसमें यही तो है, सबसे पहली बात है कि एक तो मौसम का इसमें बड़ा असर पड़ रहा है। अब बर्फ़ जितनी गिरनी चाहिए उतनी समय पे गिर नहीं पा रही है। फ्लावरिंग टाइम पे ओले पड़ जा रहे हैं, उस समय भी जो है फ्लावरिंग के टाइम पे, जबकि मौसम अगर आपका थोड़ा गर्म रहता है तो उसमें पॉलिनेशन जो है आराम से हो सकता है। परागण की क्रिया में ये सबसे बड़ी बाधा होती है और उससे भी उत्पादन घट रहा है। इसके अलावा जो अभी चल रहा है कि कीटनाशक का यूज़ हो रहा है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर अभी जो जैविक में चल रहा है उसके ऊपर कोई ऐसा इतना अभी तक कोई ऐसा प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है कि जिसके ऊपर जो है किसान को भरोसा हो सके कि हाँ जैविक से हमारा जो उत्पादन ठीक होगा। उत्तरकाशी जिले में सेब उत्पादन पर यहाँ के काश्तकारों की रोजी रोटी टिकी है, लेकिन साल दर साल घट रहा सेब उत्पादन चिंता का एक बड़ा विषय है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन की रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।